हेलो एवरीवन, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 एंड बेसिक जो भी कंसेप्ट है आईबीसी 2016 के रिगार्डिंग वी हैव कवर्ड। आज हम बात करने वाले हैं उसके आगे, लेकिन लास्ट क्लास के अंदर एक इंपॉर्टेंट बात और हमने कर ली थी। दे आर द 9 पार्ट्स। हमने पार्ट्स में डिवाइड किया था पूरे आईबीसी कोड को। तो आईबीसी कोड के अंदर हमने कितने पार्ट किए? पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने? हाँ सर, पार्ट्स 9 तो नहीं होते, तो कितने होते हैं? 7 2। हाउ मेनी पार्ट्स? कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया पूरे आईबीसी को? हमने बात की थी 255 सेक्शन से याद आया। एंड दे आर द 5 पार्ट्स। तो हमने बोला था पार्ट 1 तो फॉर्मेलिटी है, प्रिलिमिनरी है, जिसमें सेक्शन 1 2 3 आ जाता है। तो अपने मेनली की बात की थी, दैट इज द पार्ट 2। तो हमने क्या मेन बोला था कि दो इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 2, तो पार्ट 2 के अंदर हम बात करेंगे इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन ऑफ द कॉर्पोरेट पर्संस। एंड पार्ट 3 के अंदर हम बात करेंगे दैट इज अबाउट इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन वर्ड नहीं आता। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी ऑफ इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फॉर्म, ये हमने लास्ट क्लास के अंदर बात की थी। तो हमें आईबीसी 2016 के अंदर में पार्ट 2, हमारे सीएस में, सीए के अंदर फिर पार्ट 3 कवर्ड नहीं है, लेकिन सीएस के सिलेबस के अंदर पार्ट 2 भी कवर्ड है, पार्ट 3 दोनों कवर्ड है। तो हम पहले बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्संस। क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट पर्संस। तो एक बार देखते हैं, आज अपन स्टार्ट करने वाले अबाउट द पार्ट 2। तो पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन। वर्ड टू वर्ड अपन आगे बढ़ेंगे। इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन मैंने पहले ही बताया था, एक बार जल्दी से वापस अपन आगे बढ़ते हैं। बाई चांस किसी को कंफ्यूजन है तो एक बार क्लियर कर लो, क्योंकि अपन डीपली जाने वाले हैं। इंसॉल्वेंसी, जब कोई पर्सन अपनी लायबिलिटीज डेब्ट्स को नहीं पे कर पाता, उसे बोला जाता है इंसॉल्वेंट। मतलब मैं अपनी लायबिलिटीज को नहीं पे कर पा रहा हूं तो मैं क्या माना जाऊंगा? इंसॉल्वेंट। रेजोल्यूशन, रिजॉल्व करना, मतलब जो आपकी प्रॉब्लम है इंसॉल्वेंसी की उसको आपको रिजॉल्व करना है, मतलब आपको कंपनी को रिवाइव करना है, कंपनी को आपको रीएबिटेट करना है, वापस से कंपनी को बेटर कंडीशन में लेके आना, दैट इज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन। और यदि कंपनी रिजॉल्व नहीं हो पाती, कंपनी का ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, तो कंपनी को क्या करना है? लिक्विडेट करना है, वाइंड अप करना है। ये सारे प्रोविजन पार्ट 2 में दिए गए। कौन से पर्सन के लिए एप्लीकेबल होगा? फॉर सीपी। सीपी क्रिस्टल पाम, फालतू बातें ना करो बेटा। क्या लिखा है? सीपी कॉर्पोरेट पर्सन, सीपी कॉर्पोरेट पर्सन। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्ट 2 के अंदर जितने भी हम सेक्शंस और प्रोविजंस डिस्कस करने वाले हैं, वो सारे प्रोविजन कॉर्पोरेट पर्संस के बारे में बात करेंगे। कौन से पर्संस के बारे में? कॉर्पोरेट पर्संस के बारे में बात करेंगे। मुझे पता है तुम लोगों का बिल्कुल सही डाउट आ रहा है, सर ये तो समझ में आ गया कि हम जो बातें करने वाले पार्ट 2 के अंदर हमारे दो ही टारगेट होंगे। पहले इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे, और यदि इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व नहीं हो पाती, हम भी तो यही करते हैं ना, पहले ट्रीटमेंट का ट्राई करते हैं, नहीं हो तो खत्म कर दो प्रॉब्लम को। तो पहला टारगेट यही होगा कि कंपनी को जो भी आपका कॉर्पोरेट पर्सन है उसका इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व किया जाए, ट्रीटमेंट किया जाए, और यदि ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हो तो उसे लिक्विडेट और वाइंड अप कर दिया जाए। लेकिन पार्ट 2 के अंदर सारे प्रोविजन किसके लिए? कॉर्पोरेट पर्संस। एंड कॉर्पोरेट पर्सन डिफाइंड इन द सेक्शन 3 क्लोज 7। किसका? ये तुम्हें पता ही, आईबीसी 2016। तो आईबीसी 2016 का सेक्शन 3। एक डाउट दिमाग में आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। जनरली हम लोगों की एक आदत पड़ी हुई है, डेफिनेशन सेक्शन 2 में होती है, डेफिनेशन सेक्शन 2 में होती है। ये लप्पा अच्छी बात है, 90% बिल्कुल फिट है। 80 to 90% ये लप्पा मानोगे सारी डेफिनेशन सेक्शन 2 में मिलेगी, बिल्कुल सही है भाई, डेफिनेशन सेक्शन 2 में है। लेकिन बिना पढ़े यदि आपने यहाँ पे लिखा डेफिनेशन सेक्शन 2 में, तो लफड़ा हो जाएगा। यहाँ सेक्शन 1 के अंदर मैंने बात की थी, दैट इज द एक्सटेंट कमेंसमेंट ऑफ आईबीसी, एंड सेक्शन 2 में हमने बात की थी एप्लीकेबिलिटी, क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि सारी डेफिनेशन आपका सेक्शन 3 में हो। तो यहाँ पे सेक्शन 3 के अंदर, सॉरी सेक्शन 2 में डेफिनेशन ऐसा कोई रूल नहीं है, तो यहाँ पे डेफिनेशन आपके सेक्शन 3 में भी है, सेक्शन 5 में भी है, अलग अलग सेक्शंस के अंदर आपको दी हुई है। कुछ डेफिनेशन आपके सेक्शन 3 में दी हुई है, दैट इज कॉर्पोरेट पर्संस, क्योंकि हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 एप्लीकेबल था, पहले इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करना,
देन उसके बाद लिक्विडेशन, लेकिन किसका? कॉर्पोरेट पर्सन। तो आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बातें क्लियर करनी पड़ेगी। तो अभी हमारा जो फोकस होगा वो इस मुद्दे पर होगा कि पार्ट 2 की एप्लीकेबिलिटी किस पे होगी, ये कॉर्पोरेट पर्सन का मतलब क्या है। तो कॉर्पोरेट पर्सन सेक्शन 3 क्लॉज 7, यदि याद हो मैंने लास्ट क्लास के अंदर लॉजिक दिया था, लॉजिक पे भी फोकस करेंगे। मैंने एक वर्ड बोल दिया था, जिनकी लिमिटेड लाइबिलिटी ना उनको एक कैटेगरी में रखा और जिनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है उनको अलग कैटेगरी में कर दिया, उनके लिए डीआरटी बना दिया, और जिनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है उनके लिए बना दिया एनसीएलटी। याद है बताया लास्ट क्लास के अंदर, उसी लॉजिक पर यहाँ पे भी है। तो जल्दी से बताओ किनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है? कंपनीज, एलएलपीज या एनी अदर कंपनी के अलावा। जो कंपनीज एक्ट के अंदर जो रजिस्टर्ड होती है उनको अपन कंपनी बोलते हैं, एलएलपी के अंदर जो रजिस्टर्ड होती है उनको अपन एलएलपी बोलते हैं। तो उसके अलावा यदि कोई भी बॉडी किसी भी लॉ में रजिस्टर्ड हो, किसी भी कानून में रजिस्टर्ड हो, तो किसी भी कानून में किसी भी लॉ में जो रजिस्टर्ड है वो सारी बॉडी भी यहाँ पे कवर्ड है। लेकिन उनकी लाइबिलिटी कैसे होनी चाहिए? लिमिटेड लाइबिलिटी होनी चाहिए। इसका मतलब एक वर्ड यदि आपको याद आ जाए, यदि आप एग्जाम में भूल जाओ, पूरा कंसेप्ट नहीं भी पढ़ के जाओ, आपने बहुत बार सुना होगा, तो ऐसा कुछ और बात कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी आपने कुछ बच्चों से सुना होगा, एग्जीक्यूटिव में तुम्हारे साथ भी हुआ होगा, क्या सर एग्जाम में कुछ भी नहीं आता था, सर हमें फेंको, क्या बोला नहीं, फेंको लप्पा। हर जगह अलग अलग वर्ड यूज किया था, कोई फेकोलॉजी बोलता है, कोई चेपोलॉजी बोलता है, कोई लप्पा बोलता है। तो जो भी आपने किया होगा उसके आगे 68 और जिसमें वर्ड टू वर्ड अट्टा मारा था उसके कम नंबर आ गए, ऐसा हुआ। उसका रीजन है, अलग से वीडियो के अंदर कवर करूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा इंट दे देता हूँ। द रीजन बिहाइंड है, जब लप्पा बोलते हो वो लप्पा नहीं होता, वो लॉजिक होता है। हम ऐसे लेमन बोलते थे लप्पा मारा, लेकिन इतना पढ़ने की बात ना भैया, तुम्हारा लप्पा लॉजिकल था। जैसे किसी बच्चे ने यहाँ पे लप्पा मारा, जिसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। अब जब लाइबिलिटी लिमिटेड है तो आपके अपने आप मन में आएगा कंपनी भी होगी, एलएलपी भी होगा और कोई भी बॉडी हो सकती है इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो। तो इसका मतलब ये कि कॉर्पोरेट पर्संस के लिए आपको सिर्फ एक वर्ड याद करना है, लिमिटेड लाइबिलिटीज। तो लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्ट 2 के अंदर कवर्ड है, और जिनकी लाइबिलिटीज अनलिमिटेड है उसके लिए क्या कवर्ड है? पार्ट 3। तो पार्ट 3 के अंदर सारे प्रोविजंस पढ़ेंगे उन पर्संस के लिए। समझ में आ रहा है सर? बहुत मजा आ रहा है, वेरी गुड, याद हो गया, वेरी गुड। लेकिन डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट नॉट इंक्लूड। मतलब इन्होंने क्लियर कर दिया कॉर्पोरेट पर्सन सेक्शन 3 क्लोज 7, उन्होंने बोला पार्ट 2 के जो आप प्रोविजंस पढ़ोगे तो पार्ट 2 के अंदर हम कंपनीज के बारे में बात करेंगे, जो कंपनी इंसॉल्वेंट जो पर्सन पेमेंट नहीं दे पा रहा। जैसे फॉर एग्जांपल चिन्मय जैन ने बोला पैसा नहीं दूंगा, तो क्या चिन्मय जैन की इंसॉल्वेंसी क्या पार्ट 2 के अंदर कवर्ड होगी? नहीं होगी, क्योंकि मैं कौन हूं? चिन्मय जैन कौन है? इंडिविजुअल चिन्मयटोरियल सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, वो भी यहाँ पे कवर्ड नहीं होगा। और यदि चिन्मय जैन और सोनम जैन दोनों ने पार्टनरशिप फर्म फॉर्म कर ली तो भी पार्ट 2 के अंदर कवर्ड नहीं है, क्योंकि पार्ट 2 के अंदर वही पर्संस कवर्ड है जो या तो कंपनी है या एलएलपी है या ऐसी कोई बॉडी है जो किसी भी एक्ट में या किसी भी लॉ में रजिस्टर्ड हो। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या रिक्वायरमेंट है? द इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इज विथ लिमिटेड लाइबिलिटी। लेकिन एक पॉइंट और याद रखना पड़ेगा, इसमें कौन इंक्लूड नहीं होता? फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स इंक्लूड नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, वर्ड को ब्रेक करना, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने वाला, क्या प्रोवाइड करने वाला? फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करने वाला। तो फाइनेंशियल सर्विसेज को जो प्रोवाइड करेगा इसके लिए अलग से फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर बने हुए हैं, और जो फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर जो कंट्रोल करते हैं, तो बोले तुम बीच में बताओ, ये फाइनेंस का मामला है, हम देखिएगा हमें क्या करना चाहिए, तुम डिस्टर्ब नहीं करना भैया। कोई बात समझ में आ रही है? ये फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है, इन प्रोवाइडर के ऊपर बापू बेटा है। इन फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर जहाँ रजिस्टर्ड हुए होंगे इनके ऊपर एक रेगुलेटर होगा, वो रेगुलेटर बोलेगा ये फाइनेंशियल इंपॉर्टेंट मैटर है, आईबी से तू बीच में बता, तू हर जगह टपकता है, तू बताना, मैं हूं ना, कौन है ना? फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर सब क्या कह रहे हो, समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझने का ट्राई करना। पहली बात तो मैं यहाँ पे उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो पैसा मांगने वाले लोग हैं, मैं पैसा मांगने वाले की बात नहीं कर रहा हूँ जिनसे पैसा मांगा जा रहा है। इंसॉल्वेंट कौन हुआ? डेटर। तो एक तरीके से बोल सकते हो डेटर्स की बात हो रही है। सर ये क्या जल्दी बोल दिया आपने, वापस रिपीट करता हूँ। चलो
किसकी बात हो रही है? इंसॉल्वेंसी की बात हो रही है। इंसॉल्वेंसी मतलब फाइनेंस की बात हो रही है। फाइनेंस के अंदर दो पार्टीज है, वैसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ। हो सकता है किसी को थोड़ा बोरिंग भी लगे, सर कैसे करते हो, लेकिन क्या करूँ, सबको एक लेवल पे आना पड़ता है। तो किसी को समझ में आ रहा होगा, किसी को नहीं आ रहा होगा, तो एक बार लो लेवल पे बात करनी पड़ेगी। 11th और 12th में हम 2 वर्ड पढ़ चुके हैं। अकाउंट्स के बच्चे, वैसे में कोई जरूरत नहीं है बोलने की, फिर भी डेटर क्रेडिटर 2 टर्म्स होती है। वैसे फाइनल की क्लास में बातें करते हुए मुझे शोभा नहीं देता, लेकिन फिर भी 2 टर्म्स होती है अकाउंट्स के अंदर। 11th में 12th में पढ़ा होगा, फिर बीकॉम में पढ़ा होगा। डेटर क्रेडिटर, क्रेडिटर्स ने पैसा दे दिया, डेटर्स ने पैसा लिया था, अब चुकाना है। डेटर कौन होता है? जिसको पैसा पे करना होता है, क्योंकि से पैसा लिया होता है, पैसा लेने के बाद उसको देना होता है। समझ में आ रहा है? कौन क्रेडिटर ने पैसा दिया होता है, उसको लेना होता है। तो क्रेडिटर बोलता है पैसा दे मेरा, डेटर बोलते दे दूंगा भैया। अब समझ में आ रहा है? डेटर पैसा दे दूंगा, पैसा दे दूंगा, पैसा दे रहा हूं ना, मार्केट को रहने दो ना। तो किसकी बात हो रही? डेटर। तो ये कंसेप्ट क्रेडिटर के पॉइंट से नहीं है, डेटर के पॉइंट से। डेटर्स को पैसा देना है। हाँ भैया एम्प्लॉय दे दूंगा, हाँ भैया क्रेडिटर्स दे दूंगा, हाँ। मतलब डेटर कहाँ से होता है? किसी से माल खरीदा, पेमेंट देना पड़ेगा। किसी से माल खरीदा, पेमेंट देना पड़ेगा ना। तो माल का भी पेमेंट देना पड़ेगा, एम्प्लॉइज का भी पेमेंट देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को टैक्सेस भी देने पड़ेंगे, बैंक और एफआई से जो आपने लोन लिए थे तो लोन का भी पेमेंट देना पड़ेगा। तो इस डेटर की बात कर रहा हूँ जिसने मार्केट से पैसा लिया था। समझ में आ रहा कोई? ये डेटर, ये डेटर, ये डेटर जो बंदा है जिसने पैसा लिया था, जिसको पैसा पे करना है, ये कौन है? ये कंपनी है। कौन है? ये कंपनी है। जिसने पैसा लिया था अब देना है, जिसने पैसा लिया था अब देना है, वो यदि कंपनी है, एलएलपी है, या कोई भी बॉडी इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, बट डज नॉट इंक्लूड फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर। मीन्स जिस बंदे को पैसा देना है किसी क्रेडिटर का, वो डेटर फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर ए, तो ये पार्ट 2 के जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। यहां तक समझ में आ रहा है? आगे कंटिन्यू करते हैं। एक बार टेक्निकल लैंग्वेज में देखते हैं क्या क्या प्रोविजन दिया हुआ है। फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर सेक्शन 3 क्लॉज 17, जनरल लैंग्वेज में बोल सकते हैं फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। और फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए हमेशा एक रेगुलेटर बना हुआ होता है। उस रेगुलेटर को अपन क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर। तो उस फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर में आपको क्या होना पड़ेगा? या तो उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी या उसमें आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। सही, फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर क्या है? मतलब जो पर्सन फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक रेगुलेटर बना रखा है। क्या नाम है उसका? फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर। क्या? फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर। मतलब जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या फाइनेंशियल एक्टिविटीज करते हैं उन सारी ट्रांजैक्शंस के लिए बॉडी आपने कॉन्स्टिट्यूट की है। वो जो बॉडी है क्या हो सकता है? सेबी, सेबी, एससीबीआई, एग्जीक्यूटिव के अंदर पढ़ा होगा। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, आईआरडीए। और कौन कौन सी अथॉरिटीज है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ ऑल द बैंकिंग कंपनीज। पीएफआरए, पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। आई रिपीट, पीएफ, पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, या एनी अदर bodies that are regulated, any other regulatory bodies as notified by the central government। मतलब फाइनेंशियल जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं, चाहे वो बैंक्स हो चाहे वो आपका, मतलब उन सबको रेगुलेट करने के लिए उन्होंने एक रेगुलेटर बनाया हुआ है। वो रेगुलेटर कौन है? फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर। तो अब ऐसे समझो, सेबी, पीएफआरए, आईआरडीए और आरबीआई और या एनी अदर रेगुलेटरी अथॉरिटी, इन अथॉरिटीज के पास जो भी पर्सन रजिस्टर्ड हैं वो पर्सन मार्केट में जो भी इंश्योरेंस की सर्विसेज या स्टॉक ब्रोकिंग की सर्विसेज या प्रोवाइडिंग द लोन, क्योंकि आरबीआई के बाद कौन रजिस्टर होता है? बैंकिंग कंपनीज। और बैंकिंग कंपनी क्या करती है? लोन देती है। यदि ये पर्सन खुद यदि इंसॉल्वेंट हो जाए तो उनके लिए पार्ट 2 के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे, बट शैल नॉट इंक्लूड एनी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर। ध्यान से देखो,
Financial service provider, section 3 clause 17 means a person engaged in the business of providing financial services. Financial service provider वो पर्सन हुआ जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लेकिन that must be authorized, क्योंकि अपने इंडिया में लॉ बना हुआ है कि जो भी बंदा फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करेगा उन्हें क्या करना पड़ेगा, ऑथोराइजेशन या तो परमिशन लेनी पड़ेगी या रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा. दैट विल बी फ्रॉम फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर. और फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर क्या हुआ, सेक्शन 3 क्लोज 18. फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर मींस ऑथोरिटी और बॉडी that is constituted under any law for the time being force to regulate the transactions या activities या services of financial sector. और ये कौन कौन रेगुलेटर, कुछ एग्जांपल्स दिए, इंक्लूड आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आईआरडीए, पीएफआरए, पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी या एनी अदर रेगुलेटरी एज मे बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. दिस वाज अ पार्ट 2 का बेसिक कंसेप्ट था जो अपन ने अभी बात की. अभी बार पूरा जल्दी से लिख लो, फिर अपन आगे कंटिन्यू करेंगे. हाँ, इतनी हमें समझ में आ गई कि हम जो पार्ट 2 के अंदर जो बात कर रहे हो किसके बारे में बात कर रहे हैं, अबाउट कॉर्पोरेट पर्संस. और ये क्रेडिटर के पॉइंट से नहीं किसके पॉइंट से, जिसको पैसा देना है, मीन्स डेटर के पॉइंट से बात की जा रही है. हम बोलते हैं हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता ऐसा हो, तो नेता की बात नहीं करनी हमें यहाँ पे डेटर की बात करनी है कि हमारा डेटर कौन हो. डेटर जिससे पैसा लेना है, जो पैसा दे नहीं पा रहा है, जो अपनी लायबिलिटीज नहीं पे कर पा रहा है, डेटर कौन है, या तो कंपनी, अभी अपन ने पढ़ा था, या तो वो कंपनी है, या वो एलएलपी है, या कोई बॉडी है जो किसी भी लॉ में रजिस्टर्ड है और जिसकी लायबिलिटी क्या होनी चाहिए, लिमिटेड लायबिलिटी, जो किसी भी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है और जिसकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी होनी चाहिए, लिमिटेड लायबिलिटी. ये डेटर, राइट, किसी क्रेडिटर को पैसा देना बनता है. ये डेटर किसी बंदे को पैसा देने वाला है, राइट. तो नाउ क्रेडिटर जो पैसा मांगता है, मैंने अभी बताया ना थोड़ी देर पहले ही कि क्रेडिटर जो पैसा मांगता है और डेटर जो पैसा ले रखा है, जिसको पैसा देना है, जिसको पैसा देना है और इसको लेना है अब, क्योंकि इसे दे रखा है पैसा. समझ में आ रही बात. तो ये जो क्रेडिटर जो पैसा मांग रहा है, क्योंकि ये बैंक भी है, ये एफआईज भी है, जिसने लोन दिया था, इसने इसको लोन दिया था, इस बैंक ने इसको लोन दिया था, या ये एम्प्लॉइज हो सकता है, या कोई वर्कर हो सकता है, या कोई सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है जिसने सर्विसेज प्रोवाइड की, पैसा लेना बनता हो. समझ में आ रहा है बात. तो एक क्रेडिटर ने बोला भैया मेरे को आपसे 10 रुपए लेने. ध्यान से सुना बात, अब अपन स्टार्ट कर रहे, बड़ा इंटरेस्टिंग है. किसकी बात रही, क्रेडिटर. कौन है ये, क्रेडिटर, जिसने कोई माल बेचा हो, भैया मेरा माल का पैसा दो. क्रेडिटर बोलता है भाई मैंने तेरे को माल बेचा था ना, पैसा दे मेरे को. कितना पैसा, 10 रुपया. और डेटा बोलता है 10 रुपये नहीं है मेरे पास, मैं नहीं दे पा रहा हूँ. क्रेडिटर ने बोला आई विल सी यू इन एनसीएलटी. क्या वो इसको एनसीएलटी में लेके रह सकता है, क्या इंसॉल्वेंसी के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगी. यदि डेटर, बड़े ध्यान से देखना, कहानी स्टार्ट होने वाली बड़ी इंटरेस्टिंग है. यदि इस क्रेडिटर ने 10 रुपए मांगा, ये बोले मेरे पास 10 रुपए देने के लिए पैसा नहीं है, तो क्या 10 रुपए के लिए क्या डेटर इंसॉल्वेंसी में चले जाएगा. ये जो प्रोविजन हमें पता है, डेटर कौन होना चाहिए, ये होना चाहिए. डेटर कौन होना चाहिए, तो कंपनी होनी चाहिए, एलएलपी होना चाहिए, तो कंपनी होनी चाहिए, एलएलपी होना चाहिए, कोई भी बॉडी जो किसी भी लॉ में रजिस्टर्ड है जिसकी लिमिटेड लायबिलिटी हो. ये तो हमें समझ में आ गया. लेकिन यदि किसी क्रेडिटर को पैसा लेना बनता है, वो पैसा मांग रहा है, कितना पैसा मांग रहा है, 10 रुपया, तो क्या 10 रुपए के लिए भी डेटर को एनसीएलटी में लेके जा सकता है. क्या 10 रुपए के लिए भी क्या इंसॉल्वेंसी के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे या नहीं. मुद्दा समझ में आ रहा है अब क्या है. चलो 10 रुपए के लिए इंसॉल्वेंसी, बस 10 रुपए नहीं दे पाया, इंसॉल्वेंट कर दो इसको. लो ने बोला
लो मेकर्स क्या बोलते हैं, 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपीज बहुत छोटा अमाउंट है, इसके लिए हम बात नहीं करेंगे। कोई किसी का 5 रुपया नहीं दिया उसके लिए हम इंसॉल्वेंसी में लेके जा रहे, नो 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 नो। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट, ये जो डेटर्स से बड़े ध्यान दे देखना, कंपनी, एलएलपी और बॉडी जिनकी लिमिटेड लायबिलिटीज है, यदि ये पैसा नहीं दे पा रहे हैं, यदि इन्होंने डिफॉल्ट कर दी हो, क्या कर दी हो, डिफॉल्ट, किसने डिफॉल्ट कर दी हो, डेटर ने। डिफॉल्ट क्यों, क्योंकि पैसा मांग रहा है, क्रेडिटर पैसा मांग रहा है, डेटर बोलता है पैसा दे दूंगा, दे दूंगा, दे दूंगा, पैसा नहीं दे पा रहा है, डिफॉल्ट कर रहा है, पैसा नहीं देना, इसे क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट। टाइमली नहीं पे करना, इसे क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट। मींस क्रेडिटर ने जो पैसा मांगा और डेटर उसे टाइमली नहीं पे कर पाया, उसे क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट। और ये डिफॉल्ट का जो अमाउंट है वो कितना होना चाहिए, इट इज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ रुपीज 1 लाख। आप समझ में आ रहा है। अभी जो अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था उससे से कनेक्टेड है, अपन और डिटेल्ड में जा रहे हैं। जो हमने पहले पढ़ा था बिल्कुल सही पढ़ा था कि डेटर क्या होना चाहिए, कंपनी, एलएलपी और बॉडी। और यदि इस कंपनी, एलएलपी, बॉडी से कोई पैसा मांग रहा है, इनसे कोई पैसा मांग रहा है, इंडिविजुअल के लिए पार्ट 3 की बात करना। यदि किसी के दिमाग में एग्जांपल आ रहा है जहां डेटर इंडिविजुअल है, बार बार बोल रहा हूं, यदि डेटर चिन्मयजन है, यदि चिन्मयजन को किसी को पैसा चुकाना है और चिन्मयजन पे नहीं कर पा रहा है, बार बार बोल रहा हूं, वो पार्ट 2 के अंदर कवर्ड नहीं होगा। तो ये एग्जांपल मैंने मत आने देना। जब भी आपके दिमाग में यदि कोई आए तो कंपनी की, जब तक हम पार्ट 2 के प्रोविजंस पढ़ेंगे, जब तक हम पार्ट 2 के प्रोविजंस पढ़ेंगे, तो आपके एग्जांपल में जो बंदे होंगे जो पैसा नहीं दे पा रहे हैं, जो डेटर्स है, वो कौन होनी चाहिए, बार बार बोले जा रहा हूं, कंपनी, एलएलपी और बॉडी एस्टेब्लिश्ड अंडर एनी लॉ फॉर अ टाइम इन फोर्स हैविंग लिमिटेड लायबिलिटी। और इन्होंने डिफॉल्ट किया हो, क्या किया हो, डिफॉल्ट, ये पे नहीं कर पा रहे अमाउंट, कितना डिफॉल्ट, मिनिमम अमाउंट ऑफ रुपीज 1 लाख, मिनिमम अमाउंट ऑफ रुपीज 1 लाख यदि 1 लाख। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी डेटर ने 50,000 रुपए की डिफॉल्ट कर दी तो आईबीसी 2016 एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन यदि किसी डेटर ने 1.5 लाख रुपए, मतलब ये कि कोई क्रेडिटर आया, कोई एम्प्लॉइज आया, भैया मैं 2 लाख की सैलरी है, आपने 2 लाख रुपए नहीं पे किया, तो क्या आईबीसी में जाएगा, बिल्कुल। यहाँ पे वर्ड यूज किया क्रेडिटर, पर जो भी पैसा मांगता है, कोई एम्प्लॉइज भी हो सकता है, कोई गवर्नमेंट भी हो सकती है, कोई वर्कर भी हो सकता है, कोई माल बेचने वाला भी हो सकता है, कोई बैंक और एफआईज भी हो सकता है जिन्होंने पैसा दिया था, जो पैसा मांग रहे हैं। और डेटर यदि 1 लाख रुपए, कितना डिफॉल्ट कर रहा है, 1 लाख रुपीज, मिनिमम 1 लाख रुपीज। यदि 1 लाख रुपए की यदि डेटर यदि डिफॉल्ट करता है तो आईबीसी 2016 के प्रोविजंस क्या होंगे, दैट विल बी एप्लीकेबल। ये कहां दिया हुआ है, सेक्शन 4 के अंदर दिया हुआ है। कहां दिया हुआ है, सेक्शन 4। तो सेक्शन 4 ये बोलता है कि पार्ट 2 के जो प्रोविजन कॉर्पोरेट पर्संस के ऊपर एप्लीकेबल है, ये कब एप्लीकेबल होंगे, वेयर द मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट, मतलब डिफॉल्ट मतलब जहां डेटर अमाउंट नहीं पे कर पा रहा है, और डिफॉल्ट कितना होना चाहिए, मिनिमम मतलब कम से कम। It means simple word में you can say our default amount is 1 lakh rupees or more. You can say that minimum 1 lakh rupees, कम से कम 1 लाख रुपया। तो 1 लाख रुपया और 1 लाख रुपए से ज्यादा यदि आपका डिफॉल्ट है तो then IBC 2016 पार्ट 2 के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, प्रोवाइडेड दैट। ये प्रोविजन 2016 में आए। तो जब 2016 की बात आई, सुनना बात, हर प्रोविजन के पीछे रीजन होता है। तो 2016 में 1 लाख रुपए बड़ी बात लगती है। क्या आपको लगता है कि जब प्रोविजन चलता रहेगा तो क्या, जब प्रोविजन चलता रहेगा तो क्या 2090 में भी 1 लाख रुपीस बड़ी बात होंगे? आई रिपीट, 2016 के अंदर हमने प्रोविजन बनाया तो हमने क्या बोला, मिनिमम डिफॉल्ट 1 लाख रुपीस होना चाहिए। लेकिन ये प्रोविजन चलता रहेगा, लॉ मेकर बार बार थोड़ी चेंज करते रहेंगे इंपॉर्टेंट चीजों को। तो लॉ मेकर ने क्या बोला, अभी 1 लाख रुपीस गुड, यानी डिफॉल्ट यदि 1 लाख रुपीस की होगी तो ये प्रोविजंस आपके एप्लीकेबल होंगे। यदि 2090 मानो, क्या 2090 में 1 लाख रुपीस की वही वैल्यू होगी जो आज वैल्यू? सर आज तो बहुत ज्यादा वैल्यू है, लेकिन सर 2090 में हो सकता है सर 50 लाख की हो। तो सिंपल सा पॉइंट है, एवरी ईयर अमाउंट चेंज करना पड़ सकता है क्योंकि टाइम वैल्यू मनी चेंज होती है। क्या कह रहा हूं? तो इसलिए 2016 के अंदर ही हमने प्रोविजन के अंदर मेंशन कर दिया था क्या, अभी तो 1 लाख रुपीस के प्रोविजन से, मतलब अभी यदि कोई भी डेटर यदि 1 लाख रुपीस या 1 लाख रुपीस से ज्यादा की डिफॉल्ट करता है तो IBC 2016 के प्रोविजंस आपके एप्लीकेबल होंगे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे
तो जो मिनिमम डिफॉल्ट का जो अमाउंट 1 लाख रुपीज है इसको 1 करोड़ कर सकती है। इसका मतलब अभी फिलहाल एग्जाम में क्वेश्चन आए तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम क्वेश्चंस यू हैव टू कीप इन द माइंड, अभी जो लिमिट है वो 1 लाख रुपए की है, अभी जो लिमिट है वो 1 लाख रुपए की है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इस लिमिट को 1 करोड़ तक कर सकती है। इसका मतलब गवर्नमेंट चाहे तो बोल सकती है मिनिमम डिफॉल्ट 3 लाख का हो, मिनिमम डिफॉल्ट 5 लाख का हो, मिनिमम डिफॉल्ट 10 लाख का होना चाहिए। यदि फॉर एग्जांपल मान लो कि 10 साल बाद गवर्नमेंट को लगा कि 10 लाख रुपए तो छोटी मोटी बात है, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, मिनिमम डिफॉल्ट 10 लाख रुपए का होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब 10 लाख और 10 लाख से ज़्यादा डिफॉल्ट होगा तभी ये आईबीसी के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, ऐसा हमने प्रोविजन बनाया था। कोई कंफ्यूजन्स? बीच में आ गया कोरोना, क्या बोले जरा, कोरोना कोरोना लेकिन सबको रुलाए जा रहा है, तो सिंपल से कोरोना कोरोना। आप ऐसे रुक क्यों गए ये सोचने के लिए कि कोरोना की वजह से हो क्या रहा है? सर मार्केट ठप पड़ा है, सब लोग घरों में बैठे हैं, टीवी देखे जा रहे, रोए जा रहे, मतलब मुद्दे के बाद धंधा चौपट है, धंधा चौपट है, बिजनेस नहीं चल पा रहा है। जो एसेंशियल कमोडिटीज है सिर्फ वही काम करे, जो होटल इंडस्ट्रीज, एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं, तुम लोगों को पता है कि मार्केट में इस समय क्या चल रहा है। 95% मार्केट अदर देन एसेंशियल कमोडिटीज दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव, क्योंकि उनका बिजनेस बिल्कुल चौपट हो गया है। और ये कब क्या होगा सर? ये 3 महीने के बाद ये गई 6 महीने की, ये गया 6 महीने का, तो सिंपल सी बात ये आती है 6 महीने 5 महीने 10 महीने मतलब बड़ा टाइम लगेगा वापस से रिवाइव करने में। क्योंकि आपको क्या लगता है कि आप किसी सितंबर के अंदर आप घूमने जाओगे? कि आपको लगता है कि अक्टूबर के अंदर आपकी हिम्मत होगी होटल में रहने की? ये सब मतलब बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, नंबर ऑफ पर्संस को। ये गवर्नमेंट को पहले समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये कि मार्केट खत्म होगा तो लोग पैसा नहीं दे पाएंगे, नहीं ये पैसा कहाँ से लाए, पैसा नहीं दे पा रहे। गवर्नमेंट को पता हो गया है कि सब बर्बाद हो गए, अब कोई पैसा किसी का नहीं लौटाएगा। तो अब 1 लाख रुपए क्या, कोई बोले 10 लाख भी नहीं है भैया, कहाँ से ला दूं? तो उन्होंने बोला कि ऐसे तो हर बंदा 1 लाख रुपए कोई बड़ी बात है ही नहीं, क्योंकि कोई भी बंदा दे नहीं पा रहा अब तो। क्योंकि जैसे मार्केट ओपन होगा कोई मुझे बोलेगा 5 लाख रुपए दे दो, भैया 6 महीने से घर में बैठा, तो बोलते 5 लाख रुपए दे दो, कहाँ से ला दूं, ले खत्म कर मेरे को। तो इन्होंने इस अमाउंट को बढ़ा दिया। इन्होंने बोला कि 1 लाख पे यदि हमने ये पॉइंट रखा तो हर बंदा आईबीसी के अंदर जाएगा, तो इसलिए जो लिमिट दे रखी थी उस लिमिट को गवर्नमेंट ने 24 मार्च 2020 इस लिमिट को इंक्रीज कर दिया 1 करोड़ रुपीज। तो एग्जाम के पॉइंट सब याद रखना कि अब लिमिट 1 लाख रुपए नहीं, अब जो लिमिट है बाय नोटिफिकेशन ऑफ द एमसीए इट इज इंक्रीज टू रुपीज 1 करोड़।